एशिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश इजराइल, हम लोग देखेंगे इसको। ये इजराइल का नक्शा। इसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं। तो एक वाटर बॉडी यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, फिर यहाँ पर ये डेड सी, और डेड सी किसके किसके बॉर्डर में है, इधर जॉर्डन है, इधर इजराइल है, और ये वेस्ट बैंक कहलाता है, ये पैलेस्टीन का हिस्सा है। तो और इधर फिर गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ का ऊपरी हिस्सा ये कहलाता है गल्फ ऑफ एक्वाबा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण वाटर बॉडी मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ एक्वाबा, डेड सी, और ये लेक टाइबेरिस, या इसी को कहा जाता है सी ऑफ गैलीली। ठीक है, चलिए लैंड बॉर्डर देखते हैं। इधर पूरा नॉर्थ में लेबनान से घिरा हुआ है, इधर ये इजिप्ट है, और ये इधर पूरा जॉर्डन है, और इधर सीरिया। तो 4 देश इसके बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर 2 डिस्प्यूटेबल एरिया हैं। एक है ये सीरिया का जो हिस्सा है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इस डॉटेड लाइन वाले हिस्से को कहा जाता है गोलन हाइट, या केवल गोलन भी कह देते हैं। ठीक है, हाइट इसलिए कहते हैं कि उच्च भूमि है, प्लेट्यूट जैसा है। तो गोलन हाइट एक्चुअली सीरिया का हिस्सा है, लेकिन इस पर दावा करता है इजराइल, इसलिए ये डिस्प्यूटेबल है। दूसरा एक हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कहा जाता है वेस्ट बैंक, और तीसरा हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है गाजा स्ट्रिप, और ये दोनों इजराइल के भाग नहीं है। ठीक है, वेस्ट बैंक पर और गाजा दोनों को मिलाकर के एक देश बनता है जिसको कहा जाता है पैलेस्टाइन, हिंदी में कहते हैं फिलिस्तीन। ठीक है, तो पैलेस्टाइन अभी तक एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, यूएन ने इसको पूरी तरीके से मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। तो पैलेस्टाइन का मतलब होता है वेस्ट बैंक प्लस गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी हिंदी में बोलते हैं इसको, और ये वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिला करके पैलेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जियोग्राफिकल बातें यहां पर हो गई। और जो इधर इजराइल है, इजराइल में ये जो लेबनान का कोस्ट है, ये वाला कोस्ट मेडिटेरेनियन की तरफ, ये वाला पूरा कोस्ट लेबनान, इजराइल और ये गाजा पट्टी का जो मेडिटेरेनियन वाला कोस्ट है, इस कोस्ट को बोला जाता है लेवेंट कोस्ट, लेवेंट तट। ठीक है, तो लेवेंट तट में कौन कौन आते हैं, लेबनान, इजराइल और गाजा पट्टी का मेडिटेरेनियन सी की तरफ लगने वाला, भूमध्य सागर की तरफ लगने वाला जो कोस्ट है, यानी वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये कहलाता है लेवेंट कोस्ट। और यहां पर एक हवा चलती है जिसको कहते हैं लेवेंटर, और ये जो लेवेंटर लोकल विंड है, ये वहां पर उगने वाले ऑरेंजेस के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। और ऑरेंज बस ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के सिट्रस फ्रूट्स उसके लिए काफी फेमस है। ठीक है, तो ये कोस्टल एरिया यहां पर इजराइल का, और ये जो पूरा इलाका है, ये लगभग ये वाला पूरा इलाका, ये डेजर्ट इलाका है, ये पूरा डेजर्ट इलाका है इजराइल का। ठीक है, यहां पर दो महत्वपूर्ण डेजर्ट हैं, एक इधर नेगेव डेजर्ट है, NEGEV नेगेव डेजर्ट, और दूसरा इस तरफ है अराबा डेजर्ट, ARABA। तो ये पूरा इलाका जो है वो डेजर्ट इलाका है। ठीक है, लगभग 20% ही मैदान, प्लेन इलाका इजराइल के पास है। ठीक है, तो ज्यादातर इसका डेजर्ट इलाका है। ठीक है, फिर इधर एक इसी डेजर्ट इलाका में माउंटेन है, ये 1 नंबर से मैंने इसको इंडिकेट किया है, ये है इलियट माउंटेन, इडियट नहीं, इलियट माउंटेन। ठीक है, चलिए ये यहां पर ये जे बना हुआ है, ये है इजराइल की राजधानी जेरूसलम। अब ये कहा जाता था कि जेरूसलम जो है वो पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन की कैपिटल है, लेकिन कई देशों ने, अभी हाल में अमेरिका ने मान्यता दे दिया है कि जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। ठीक है, तो जेरूसलम इजराइल की कैपिटल मानी जाती है। ठीक है, इधर और कुछ बताने लायक है नहीं। ये डेड सी आपको ध्यान रखना है किस किस देश के जॉर्डन के बॉर्डर में है। तो ये जो डेड सी है, जो पूरी दुनिया का लोएस्ट पॉइंट है, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर में है। और अगर वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन का हिस्सा मानते हैं, तो फिलिस्तीन के भी ये बॉर्डर में पड़ता है। तो 3 देशों के बॉर्डर में है, फिलिस्तीन, इजराइल और जॉर्डन, डेड सी। लेक टाइबेरिस या सी ऑफ गैलीली, ये सीरिया और इजराइल के बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, ये तमाम जानकारी हो गई। ठीक है,
पैलेस्टाइन का मतलब वेस्ट बैंक प्लस गाजा स्ट्रिप। इजराइल में जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिब्रू लैंग्वेज, बहुत पुरानी प्राचीन भाषा है हिब्रू, ठीक है। और रिलीजन 75% यहाँ ज्यूस धर्म को मानने वाले हैं, यहूदी हैं, और 21% अरेबिक मुस्लिम है। अरब वाले जो मुसलमान हैं, अरेबिक मुस्लिम यहाँ पर, सुन्नी मुस्लिम हैं, ये यहाँ पर इजराइल में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, करेंसी, इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल, ठीक। लेजिस्लेचर, यहाँ की जो विधानसभा है यानी कि पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट को कहा जाता है नेसेट, KNESSET, नेसेट। और दो महत्वपूर्ण डिजर्ट, नेगेव और अराबा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कुछ और बात देखते हैं। निकनेम, इजराइल को होली लैंड के नाम से जाना भी जाता है। होली लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कई धर्मों का उदय हुआ है। इसके अलावा ये कई धर्मों का एक प्रमुख जो है स्थान जेरूसलम, जेरूसलम को यहूदी भी अपना पवित्र स्थान मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, बहाई भी मानते हैं, ठीक है। इसलिए इस पूरे लैंड को होली लैंड कहा जाता है। तो ये ज्यूडिज्म यानी यहूदीवाद का, क्रिश्चियनिटी का, ईसाईवाद का, इस्लाम और बहाई धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जेरूसलम। और बहुत सारे धर्मों, इन चारों धर्मों का उदय भी यहां से हुआ है। इसलिए इस जगह को, ठीक है, यहां पर कई पैगंबर, प्रॉफिट वगैरह यहां पर हुए हैं, ठीक है, अब्राहिम, ऐसे कई है ना, इसलिए इसको होली लैंड कहा जाता है। मिसाइल्स, कौन कौन से मिसाइल्स हैं इजराइल के पास? ठीक है, एरो मिसाइल, ARROW, स्पाइक मिसाइल, अभी कहा जा रहा है कि हम जो भारत अपने राफेल पर स्पाइक मिसाइल लगाएगा, पाइथन मिसाइल और आयरन डोम। आयरन डोम दुनिया का सबसे अच्छा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की मिसाइलें हो गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज, इजराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, और पूरी दुनिया में फेमस है मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी। और ये CIA अमेरिका वगैरह के बाद में दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आता है। बहुत प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी है। दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है साबाक, याद रखना, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। चलिए, ग्लोबल रैंकिंग, इजराइल किस किस चीज में फर्स्ट है? फर्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP, यानी अब दुनिया में अपनी GDP का सबसे ज्यादा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यानी अनुसंधान और विकास कार्य में लगाने वाला देश है इजराइल, ठीक है। इसलिए वहां से बहुत सारे वैज्ञानिक, टेक्नोक्रेट ये सब निकलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे नोबेल प्राइज भी इजराइल के लोगों को मिला हुआ है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अपने GDP का सबसे ज्यादा हिस्सा देने वाला। हमारे यहाँ ये शेयर 2% के आसपास है, जबकि इजराइल में ये 6% और 8% चला जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। दुनिया में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के 3 बड़े सेंटर हैं, ठीक है। एक इंडिया में सूरत, दूसरा इजराइल में रमत गान, इजराइल की जगह है रमत गान जहां पर डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग किया जाता है। तीसरा है बेल्जियम का एंटवर्प। ये 3 आप भूलिएगा मत, ठीक है। तो इसमें डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में इजराइल दुनिया का 2nd नंबर का कंट्री है। इसके अलावा सेकंड एक और चीज है जो यहां मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज अमेरिका में है और दूसरे नंबर इजराइल में, ठीक है। तो इजराइल इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप कंपनीज। थर्ड नंबर में सेल ऑयल, और सेल ऑयल क्या होता है इसके पहले पढ़ चुके हैं। और 6वें नंबर में पोटास के प्रोडक्शन में इजराइल 6वें नंबर पे है, ठीक। चलिए, यहाँ का जो नेगेव डेजर्ट है, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स और बाइनरीज लोकेटेड है। इस पूरे डेजर्ट में सोलर पावर प्लांट्स यानी सोलर विद्युत पैदा यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा वाइनरीज यानी यहाँ पर शराब बनाने के बड़े बड़े कारखाने भी यहाँ पर लोकेटेड है। शराब इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये मेडिटेरेनियन कोस्ट में सिट्रस फ्रूट होता है और उन्हीं सिट्रस फ्रूट से यहाँ पर जो है वाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, इजराइल द्वारा कौन कौन से डिस्कवरी और इन्वेंशन किए गए? ड्रिप इरिगेशन, वो बूंद बूंद करके सिंचाई करने की कला इजराइल ने खोजी है। रूफ टॉप सोलर हॉट वाटर सिस्टम, रूफ टॉप सोलर सिस्टम नहीं, छत पर सोलर पैनल लगाने की कला इजराइल ने नहीं की है, लेकिन छत पर सोलर पैनल लगा
आकर के वहां पर एक वाटर की टंकी रख दी जाती है जिससे पानी गर्म होता है और गीजर की जरूरत नहीं पड़ती। ये कला इजराइल की है। इसको बोला जाता है रूफटॉप सोलर हॉट वाटर सिस्टम। तीसरे नंबर पे लेजर प्रोजेक्शन कीबोर्ड। वो कई फिल्मों में आपने देखा होगा, ऐसे हवा में एक कीबोर्ड आ जाता है, फिर उसको ऐसे 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 दबा करके फिर उसको खिसका दिया जाता है, फिर दूसरा पैनल आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो लेजर वाला कीबोर्ड है इसकी खोज इजराइल ने की। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं फसलों पर, तो उस पर जैविक रूप से कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण कैसे करें, उसको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। ये विधि इजराइल ने जो है इजाद किया। टोमाकीनो, टोमाकीनो एक विशेष प्रकार का टमाटर है, चेरी टोमेटो कहते हैं इसको। ठीक है, जिसमें रस कम होता है, गूदा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। हिडाटो, हिडाटो एक पजल गेम है। ठीक है, जैसे सुडोको होता है, सुडोकू आपने सुना होगा, जापान का एक खेल है। हिंदू न्यूज़पेपर यदि आप लोग लेते होंगे तो डेली उसमें आता है सुडोको, शब्द सागर जैसा होता है वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सिप फोन, स्निप फोन। स्निप फोन क्या है? एक मेडिकल डिवाइस है जिसके माध्यम से मनुष्य के अंदर कौन सी बीमारी है इसका पता लगाया जाता है। तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण खोज इजराइल द्वारा किए गए हैं। सिटीज, जो इजराइल के महत्वपूर्ण सिटीज, टूरिस्ट प्लेस भी हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर भी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तेल अबीब बहुत फेमस जगह है। हैफा, टाइबेरिस, टाइबेरिस तो स्वाभाविक बात है, लेक टाइबेरिस के पास ही है टाइबेरिस। नेतानिया, रामला, बीर सेबा, कफ्र कासिम, राहत, सफेद, ये कुछ महत्वपूर्ण सिटीज है। केवल ध्यान रखना है, मैप में लोकेट करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, दो तीन सिटीज आप चाहें, जैसे हैफा है, टाइबेरिस है, तेल अबीब है, नेतानिया है, ये चार आप लोकेट कर सकते हैं मैप में। ठीक है, आप अपने मैप पे देख करके देख लेंगे, यहां पर मैंने सिटीज लिखे नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण सिटीज हो गए। कुछ और जानकारी देखते हैं। एग्रीकल्चर, केवल 20% एरेबल लैंड है, यानी इजराइल के पास केवल 20% भूमि ऐसी है जिस पर वो खेती कर सकता है। बाकी इधर साउथ में पूरा उसका डेजर्ट इलाका है। ठीक है, और यहां पर जो एग्रीकल्चर होती है उसमें ड्रिप इरिगेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ड्रिप इरिगेशन इसलिए क्योंकि इजराइल के पास पानी की कमी है। ठीक है, इसलिए उसने तरीका निकाला कि जड़ पर, पौधों के जड़ पर बूंद बूंद करके सिंचाई किया जाए ताकि पानी व्यर्थ न जाए। इसके अलावा खेती में यहाँ पर सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है अलोंग मेडिटेरियन सी। इस पूरे मेडिटेरियन इलाके में सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है और बाद में उसी का प्रयोग किया जाता है शराब बनाने में। किब्बुट्ज और मोशाब, ये क्या है? इजराइल के फेमस एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। माने जैसे भारत में पंजाब में जो सिख लोग हैं वो एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, उसी प्रकार किब्बुट्ज और मोशाब जो है एग्रीकल्चर कम्युनिटी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार परीक्षा में पूछ लिया था, व्हाट डू यू मीन बाय किब्बुटिज्म? किब्बुटिज्म क्या है? ठीक है, तो किब्बुटिज्म इजराइल में किब्बुट्ज लोगों द्वारा की जाने वाली खेती की एक तकनीक है, किब्बुटिज्म। ठीक है, अरब इजराइल वॉर। अब देखिए, इजराइल जो है एक ऐसा इलाका था, जब जर्मनी में यहूदी लोगों को मार मार के भगाया गया तो जर्मनी और बाकी यूरोप के जो यहूदी लोग थे वो भाग करके आए और इस जगह पे रहने लगे। इस जगह पर अरब के देश अपना कंट्रोल मानते थे, खास करके इजिप्ट मानता था कि ये पूरा इलाका हमारा है। ठीक है, तो जो यहां पर आने वाले लोग थे वो यहूदी थे और जो पहले से इसको अपना मानते थे वो मुस्लिम थे। तो दोनों में लड़ाई छिड़ गई, जंग छिड़ गई, जिसको अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ठीक है, इजराइल की तरफ सभी यहूदी देश और यहूदी लोग थे और अरब देशों में इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत, ये सारे देश जो अरब पेनिनसुला के हैं ये एक तरफ थे, इजराइल एक तरफ था। इस लड़ाई को कहा गया अरब इजराइल वॉर। ये लंबे समय तक चला, लेकिन 1948 में इजराइल ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो घोषित कर दिया और जैसे ही इजराइल ने कहा कि ये हमारी भूमि है और ये हमारा देश है, लड़ाई और तेज हो गई और अरब के देशों और इजराइल के बीच में कई झड़प, कई बार युद्ध हुए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट अरब इजराइल वॉर, AI का मतलब जगह नहीं था, तो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर 1948 में हुआ। फिर दूसरा अरब इजराइल वॉर 1967 में हुआ। फिर तीसरा अरब इजराइल वॉर 1967 में कुछ ही दिनों के बाद वो युद्ध रुक गया था सेकंड वाला, और कुछ ही दिनों बाद 6 दिन तक और युद्ध चला, जिसको थर्ड अरब इजराइल वॉर कहा जाता है।
ठीक है, और ये 6 दिन में खत्म हो गया था, इसलिए इसको 6 डे वॉर कहा जाता है, या ये जून में शुरू हुआ था इसलिए इसको जून अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर चौथी बार इनके बीच में युद्ध हुआ जिसका नाम था यॉम किप्पुर वॉर। यूपीएससी का प्रश्न है ये, यॉम किप्पुर वॉर किन देशों के बीच में लड़ा गया? तो अरब और इजराइल के बीच में लड़ा गया। ठीक है, अरब के देश जिसमें इजिप्ट और आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये सारे देश थे, इराक, लेबनान, ये सारे देश उसमें मिला करके एक तरफ थे और इजराइल एक तरफ। तो यॉम किप्पुर वॉर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट इंतिफादा 1987 में हुआ। फर्स्ट इंतिफादा का मतलब है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं इंतिफादा का मतलब, लेकिन अभी समझते हैं। फर्स्ट इंतिफादा 1987 में हुआ और सेकंड इंतिफादा वर्ष 2000 में हुआ। इंतिफादा का मतलब होता है इजराइल द्वारा जो अरब देश हैं उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए और उनके साथ में सैन्य झड़प किया गया, माने युद्ध नहीं। ठीक है, युद्ध में सेनाएं लड़ती हैं, झड़प में कुछ गिने चुने टाइप के लोग उसमें भाग लेते हैं। उस घटना को हिब्रू भाषा में इंतिफादा कहा जाता है, माने झड़प। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। यदि कभी परीक्षा में आ जाए कि इंतिफादा टर्म किससे संबंधित है तो अरब इजराइल वॉर से संबंधित है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब अरब और इजराइल के झगड़े को सुलझाने के लिए अमेरिका और यूएन ने भी कई बार इनिशिएटिव्स लिया। तो उसी से संबंधित दो महत्वपूर्ण समझौते हैं। एक को कहा जाता है ओस्लो एकॉर्ड। नॉर्वे के ओस्लो में अरब के देशों, अमेरिका और इजराइल के लोगों का बैठक हुआ और उसमें एक समझौता किया गया कि अब ये दोनों लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे और मिलकर के रहेंगे। इसको कहा जाता है ओस्लो एकॉर्ड, जो कि 1993 में हुआ। दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 1701, जो कि वर्ष 2006 में पारित किया गया और इसमें भी यही बात की गई कि अरब और इजराइल के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर किया जाएगा, शांतिपूर्वक ढंग से लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों ओस्लो अकॉर्ड और यूएनएस का रेजोल्यूशन 1701, इसका संबंध भी अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से है। ठीक है, अब यहां समझते हैं। जब अरब के देशों ने कहा कि ये हमारा इलाका है और इस पे इजराइल ने कैसे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद 1948 में इसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी घोषित कर दिया, तो अरब देशों ने इसका विरोध किया और जिसके चलते कई बार अरब और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ। और इन युद्धों के दौरान इजराइल ने कई मिलिट्री ऑपरेशन अरब देशों के खिलाफ चलाया। उन्हीं मिलिट्री ऑपरेशंस का यहां पर नाम लिखा हुआ है, इजरायली ऑपरेशंस। इजराइल ने जो अरब देशों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाया उनमें था ऑपरेशन ओपेरा, जो कि इराक में चलाया गया था और इराक में एक बम गिराया गया था, ऑपरेशन ओपेरा। ऑपरेशन लिटानी, ये लेबनान के अगेंस्ट जो है किसने चलाया था? इजराइल ने चलाया था। ठीक है, फिर ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड, ये 2-3 देशों के खिलाफ, जिसमें जॉर्डन और इजराइल, आपका इजिप्ट, ये कई देशों के खिलाफ चलाया गया था, इंडिविजुअल कोई कंट्री नहीं। ठीक है, तो डिफेंसिव शील्ड इजराइल ने अरब देशों के खिलाफ चलाया था एक ऑपरेशन। फिर ऑपरेशन समर रेन, फिर है ऑपरेशन ऑर्चर्ड, ये सीरिया के खिलाफ चलाया था इजराइल ने। ऑपरेशन कास्ट लीड, ये हमास के खिलाफ चलाया था। हमास क्या है अभी हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। और फिर पिलर्स ऑफ क्लाउड, ऑपरेशन पिलर्स ऑफ क्लाउड, ये भी हमास के खिलाफ चलाया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो एक इलाका है वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप, इन दोनों को मिला के पैलेस्टाइन कहा जाता है। तो पैलेस्टाइन में एक मिलिटेंट ग्रुप का उदय हुआ। मिलिटेंट ग्रुप माने लड़ाकू ग्रुप, जो इजराइल से लड़ करके, उनकी हत्या करके, उनको मार करके और इस पूरे इलाके को जो है यहूदियों से खत्म करना चाहता था और इस पूरे इलाके को पैलेस्टाइन नामक देश बसाना चाहता था। उसी मिलिटेंट ग्रुप का नाम है हमास, जो कि पैलेस्टीन का एक मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, चलिए कुछ और जानकारी हम देखते हैं। तो ये इजराइल के बारे में ये पूरी जानकारी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं पैलेस्टाइन के बारे में। पैलेस्टाइन का मतलब है वेस्ट बैंक प्लस गाजा स्ट्रिप। ठीक, ये अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री मानता है और कहता है कि ये पूरा इलाका हमारा है। ठीक है, और इजराइल इसको छोड़ के चला जाए। लेकिन अब दुनिया के कई देशों ने इजराइल को मान्यता दे दिया है, भारत ने भी मान्यता दे दिया है, ये यूएन का मेंबर बन गया है। तो अब इनका कहना है कि ठीक है, ये इजराइल एक कंट्री है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वेस्ट बैंक और गाजा हमको दे दिया जाए और हम यहां पर अपना एक देश बसाएंगे, पैलेस्टाइन। ठीक है, तो ये बन गया पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन की जो कैपिटल है
वो है, दो कैपिटल है, एक तो रामल्ला और दूसरा ईस्ट जेरूसलम। ठीक है, पॉपुलेशन यहां की 50 लाख है, जिसमें लगभग 95% अरेबिक मुस्लिम है। स्टेटस, पैलेस्टाइन का क्या स्टेटस है? पैलेस्टाइन को अभी यूएन द्वारा पूर्ण रूपेण एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन यूएन ने पार्शली रिकॉग्नाइज्ड किया है, माने आंशिक रूप से यूएन ने माना है कि आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, लेकिन अभी आपको कुछ अपने यहां चीजों में सुधार करना पड़ेगा ताकि हम आपको एक सॉवरेन कंट्री का दर्जा दे सकें। जैसे आपको लोकतंत्र में सुधार करना पड़ेगा, ये लड़ाई झगड़े आतंकवाद ये सब खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी नाते उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूएनओ में वर्ष 2012 में। ठीक है, वर्ष 2012 है। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब यह है कि अभी पैलेस्टाइन यूएन की जब जब मीटिंग होती है तो उसमें भाग लेगा, लेकिन एक मेंबर के रूप में नहीं, केवल वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, एरिया, कितना एरिया है पैलेस्टाइन का? 6020 वर्ग किलोमीटर, जिसमें लगभग जो है 4-4.5 वर्ग किलोमीटर ये है और बाकी बचा हुआ गाजा स्ट्रिप। यहां के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हुए थे यासिर अराफात, पैलेस्टाइन के। ठीक है, बहुत ही खुखार टाइप के नेता थे, और ये पहले व्यक्ति थे जो बंदूक धर के यूएन की मीटिंग में गए थे। जब उनसे पूछा गया कि बंदूक धर के क्यों आए हो, तो बोले हम दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि पैलेस्टाइन के लोग इजराइल के बंदूक के साए में रह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यासिर अराफात चेयरमैन ऑफ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पैलेस्टाइन नामक एक देश बसाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसका नाम था PLO। PLA नहीं, PLA चीन की आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी, यह है PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड फाउंडर ऑफ पैलेस्टाइन, और 1988 में इन्होंने पैलेस्टाइन नामक देश बसा लिया। ही फाउंडेड अ पॉलिटिकल पार्टी फताह, इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाया जिसका नाम था फताह। और यासिर अराफात को वर्ष 1994 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। शांति पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इसने इजराइल के साथ में शांति समझौता किया था, और यहाँ 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था जिसमें समझौता हुआ था कि अब इजराइल और अरब के देश नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इसलिए उनको शांति पुरस्कार दिया गया, और 2004 में इनकी मृत्यु हुई। तो बहुत बड़े नेता थे, आपको नाम याद रखना, यासिर अराफात। हमास, हमास क्या है? फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन का रूढ़िवादी एक सैन्य संगठन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड बाय अहमद यासीन इन 1987, जिसकी स्थापना अहमद यासीन द्वारा 1987 में किया गया था, और इसका पर्पस था कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों को मिलाकर के एक इंडिपेंडेंट कंट्री पैलेस्टाइन बनाना। ये जो हमास है ये एक ऑफशूट था, माने उसका एक अंग था, किसका? इजिप्ट में एक कट्टरवादी मुस्लिम संगठन चलता है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड का ही एक भाग था। ठीक है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी का एक अंग हमास, जिसकी स्थापना पैलेस्टाइन में की गई। ठीक, इन 2006 हमास वॉन पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी। अब यहां पर ध्यान रखिए, अब पैलेस्टाइन पर दो ग्रुपों का कब्जा था, एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी फताह, दूसरी तरफ एक मिलिटेंट ग्रुप था हमास। हमास वाले कहते थे कि पैलेस्टाइन पर हम शासन करेंगे, फताह वाले कहते थे कि हम शासन करेंगे। फताह वाले थोड़े डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है काम करने वाले लोग थे, जबकि हमास एक मिलिटेंट ग्रुप था, गरम दल नरम दल। ठीक है, तो 2006 में वहां पर पैलेस्टाइन में यानी कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में चुनाव किया गया, जिसमें हमास को ज्यादा वोट मिले। बात समझ आ रही है? तो हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, बोले अब गाजा पट्टी पर हमारा नियंत्रण होगा। ठीक, और वेस्ट बैंक में भी कब्जा करने की सोची, और इसी के कारण दोनों पार्टीज फताह और हमास के बीच में भी झड़प हुई, और वो लंबे समय तक आपस में लड़ते रहे। लेकिन अल्टीमेटली वर्ष 2012 में दोनों के बीच में समझौता हुआ, हमास और फताह एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कहा गया कि हम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर के फिलिस्तीन पर अपना शांतिपूर्ण तरीके से शासन करेंगे। ठीक, चलिए। पैलेस्टाइन इज फुल मेंबर ऑफ, पैलेस्टाइन अभी किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। अरब लीग का मेंबर है, फुल मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर है, G77 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी मेंबर है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये
इजराइल और फिलिस्तीन और उसका ये नक्शा, ये तमाम चीजें हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और कंट्री को देखेंगे। थैंक यू।